नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इन दिनों काफी हलचल में है। विपक्ष पूरी तरह बेचैन नजर आ रहा है। पप्पू यादव के बयानों ने सियासत को गरमा दिया। उनकी अमर्यादित भाषा सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को लगता था कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी, उसका जनाधार कमजोर हो जाएगा नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद। लेकिन इसके उल्टा पार्टी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। वो निर्विरोध जीतने भी वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में विपक्ष के अंदर मतभेद और बगावती रुझान भी सामने आए, जैसे आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों का मतदान न करना। ऐसे घटनाक्रमों ने विपक्ष की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए और उन्हें परेशान कर दिया है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। कंगना रनौत का पप्पू यादव की महिला विरोधी बयान पर कड़ा पलटवार, राजनीति में भाषा और मर्यादा पर बहस तेज। बिहार राज्यसभा चुनाव में आरजेडी विधायक फैजल रहमान की खामोश बगावत ने तेजस्वी की बढ़ाई मुश्किलें। जेडीयू में एकजुटता का संदेश, विपक्षी खेमे में घबराहट। एक बार फिर नीतीश कुमार बनेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मंडी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की थी, उस पर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर बॉलीवुड क्वीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के पुणे से सांसद पप्पू ने कहा था, इग्नोर करिए ना कंगना, चखना ये सब तो चटनी है। अब कंगना ने पप्पू के इस बयान का विरोध करते हुए महिला विरोधी सोच बताया है इसे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पप्पू यादव के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बॉलीवुड में लड़कियों को सिर्फ आइटम नंबर तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन अब महिलाओं के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे चखना शराब के साथ लिए जाने वाले स्नैक्स या चटनी कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि राहुल गांधी पलके झपकते हैं, लोगों को जबरदस्ती गले लगाते हैं, कुश्ती की क्लास है, ये महिलाओं को चढ़ाने वाली बातें, ये सब महिलाओं के लिए असहज है। उन्होंने आगे लिखा, विपक्ष ने मेरे खिलाफ अपमानजनक और गंदी गालियों की बौछार कर दी। मैं एक फिल्म निर्माता हूँ, लेखिका भी हूँ, अभिनेत्री भी हूँ। विपक्ष ने मुझे मनोरागी या चखना चटनी तक सीमित कर दिया। जब मैंने फिल्मों में कदम रखा तब महिलाएं सिर्फ आइटम सॉन्ग करती थी, लेकिन यहाँ मुझे चखना और चटनी तक कह दिया गया। अब समय आ गया है कि इस महिला विरोधी सोच को चुनौती दी जाए। बता दें कि कंगना ने जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में व्यवहार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गली का कोई टपोरी को कहा था। उसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ। संसद में मौजूद हर महिला उनसे असहज महसूस करती है, ऐसा कंगना ने कहा था। उन्होंने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से तमीज और नैतिक मूल्य सीखने की सलाह दी थी। कंगना के इस बयान का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसी कड़ी में पप्पू यादव ने भी उन्हें निशाना बनाया। राजनीति में भाषा और व्यवहार को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। विपक्ष की भाषा और उसके रवैये पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, और इस बार मामला तब गर्मा गया जब राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई और उन्होंने सीधा सीधा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि एक महिला सांसद के लिए या महिला के खिलाफ हैं। उनके बयान ने विवाद खड़ा कर दिया और ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, होता रहता है, लेकिन जिस तरह व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती हैं वो मर्यादा के खिलाफ है, खासकर तब जब वही नेता सार्वजनिक मंचों पर महिला सम्मान, सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, तो उनके ऐसे बयान विरोधाभासी लगते हैं। एक तरफ वो समाज में सम्मान, शिष्टाचार की बातें करते हैं, दूसरी तरफ किसी सांसद का मजाक उड़ाना, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी सोच और व्यवहार पर बड़ा असर डालता है और सवाल खड़े करता है। ऐसे मामलों में ये जरूरी हो जाता है कि सभी नेता अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी भाषा में संयम रखें, क्योंकि उनका हर शब्द समाज पर प्रभाव डालता है और लोगों के बीच गलत संदेश फैला सकता है। विपक्ष की भाषा और उसके रवैये पर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने इस बर्ताव के कारण उनकी लंका लग जाती है। और एक तरफ वो महिला सम्मान की बात करते हैं, नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसके खिलाफ वो अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद एक सांसद का, एक महिला का इस तरह मजाक बनाते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है और ये उनकी विचारधारा पर, उनके बर्ताव पर कई सवाल खड़े करती है और ये मुद्दा अब लगातार अपने चरम पर है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में 3 दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में 5 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी कि एनडीए की झोली में चली गई। विधायकों की संख्या को देखते हुए 5 में से 4 सीटें तो एनडीए को मिलना तय थी, लेकिन 5वीं सीट राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से बड़ी आसानी से फिसलकर एनडीए की झोली में जा गिरी। बिहार के छिन्न भिन्न विपक्ष के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के 3 विधायक ने वोट नहीं डाले। इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, ये संभावना पहले ही बनी हुई थी, लेकिन आरजेडी के एक विधायक का वोट ना डालना अप्रत्याशित है। हालांकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस अनुशासनहीन विधायक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनाव में कांग्रेस के 6 में से 3 एमएलए ने मतदान नहीं किया। बिहार विधानसभा में कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद, अररिया की फारबिसगंज सीट से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास और बगहा के वाल्मीकि नगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने मतदान नहीं किया। बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक, इनमें से 3 विधायकों के बगावती तेवर विधानसभा चुनाव के बाद से ही देखे जा रहे थे। उनका चुनाव में मतदान न करना आश्चर्य में डालने वाली घटना नहीं थी। चुनाव में आरजेडी के 25 में से 24 विधायक ने मतदान किया। ढाका विधानसभा क्षेत्र के विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। आरजेडी विधायक की खामोश बगावत हैरत में डालने वाली है। मतदान के दिन पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक फैजल रहमान अचानक गायब हो गए। शाम को मतदान का समय समाप्त होने तक उनकी राह देखी गई, लेकिन वो नहीं आए। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने अपनी मां के दिल्ली की किसी अस्पताल में भर्ती होने का दुखड़ा रोया। उन्होंने ये भी कहा कि वो 15 मार्च को दिल्ली से पटना आए थे, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली लौट गए। फैजल रहमान की सफाई को जब बहानेबाजी कहा गया तो रहमान ने कहा, बिहार में वैसे तो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन इसको लेकर मेरे बारे में कुछ कहना गलत है। मुझे खरीदने की औकात किसी में नहीं है। फैजल रहमान की बात कितनी सच है ये जांच का विषय है, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार होने के बाद भी अमरेंद्रधारी सिंह को उन्होंने वोट नहीं दिया और इससे तेजस्वी की तो अच्छी खासी फजीयत करा दी गई है। ऐसे में अनुशासनहीनता के मामले को लेकर रहमान के खिलाफ तेजस्वी यादव सख्त कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर वो सख्त कदम उठाते हैं तो ये उन पर ही बड़ी गाज गिर सकती है। वो रहमान को निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वो खुद संकट में फंस जाएंगे। फैजल रहमान तेजस्वी यादव के लिए गले की ऐसी हड्डी बन गए हैं जिसे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। इसके पीछे है विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की सीमित संख्या। वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे अगर उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। बिहार विधानसभा सीट में अगर आरजेडी का एक विधायक भी कम होता है तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का पद खो देंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे प्रमुख शर्त यह है कि उस विधायक को विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होना चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ उसके विधायकों की न्यूनतम संख्या सदन के कुल सदस्यों की 10% तो होनी चाहिए। जो विधायक की शर्त पूरी करता है उसे ही विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद ग्रहण करने के लिए मान्यता देता है, और अगर तेजस्वी उस विधायक पर एक्शन लेंगे तो वो ये पद खो देंगे। ऐसे में आरजेडी के एक विधायक ने तेजस्वी की नैया को बुरी तरह फंसा दिया है। अगली खबर में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े को सौंपा। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी नेता नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है, इसीलिए वो विरोध अध्यक्ष उनका बनना तय है। और नीतीश के इस फैसले के बाद से विपक्षी खेमे में घबराहट देखने को मिल रही है। उसने ये साफ कर दिया कि जिन लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जेडीयू पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें अब पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। विपक्ष को लग रहा था कि पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, उसका जनाधार कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही। पार्टी ने न सिर्फ अपने अंदरूनी विवादों को संभाल लिया बल्कि संगठनात्मक रूप से और ज्यादा मजबूत होकर उभरती दिखाई दी। नेतृत्व ने भी एकजुटता का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भरोसा बनाए रखा, जिससे पार्टी की स्थिति पहले से ज्यादा स्थिर हो गई। इस पूरी घटना ने विपक्ष की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनकी उम्मीदें के उल्टा जनता दल यूनाइटेड ने खुद को और मजबूती के साथ स्थापित कर लिया। अगर नीतीश ही कमान संभालेंगे जेडीयू की, यानी कि हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर संभालेंगे, तो फिर भी और निशांत को बेस मिलेगा जिससे जेडीयू मजबूत होगा। ये साफ संकेत मिल रहे हैं
कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत रूप से सामने आ सकती है, जिससे विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस पूरी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए विपक्ष अब असहज और परेशान हो चुका है। जहां एक और जनता दल यूनाइटेड एनडीए अपनी मजबूती एकजुटता के साथ उभर रही है, वहीं विपक्ष की रणनीतियां विफल और सवालों के घेरे में है। आने वाले समय में विपक्ष के लिए चुनौती का दौर रहेगा, क्योंकि उसे अपनी स्थिति सुधारने और नई रणनीति बनाने की जरूरत है, और अगर वो इस पर काम नहीं करता है तो ये विपक्ष की नैया को डुबोने का काम जरूर करेगा। इस पूरी राजनीतिक स्थिति को देखें तो साफ है कि विपक्ष अब असहज है, परेशान हो चुका है। जहां एक और जेडीयू यानी कि एनडीए अपनी मजबूती और एकजुटता के साथ उभर रही है, वहीं विपक्ष की रणनीतियां विफल हैं और सवालों के घेरे में है। आने वाले समय में विपक्ष के लिए ये चुनौती का दौर रहेगा, क्योंकि उसे अपनी स्थिति सुधारने और नई रणनीति बनाने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी नैया पूरी तरह से डूब सकती है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।